हाजिरी शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगी। शायद नवाज शरीफ अब नहीं आ रहे सऊदी अरब, जो अब तक की इंफॉर्मेशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ हैं जनाब फ़ख्र रहमान साहब, सदीक साजिद साहब और थोड़ी देर में अज़हर सदीक एडवोकेट भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे। और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल, बड़ी तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा, इस तरीके से कि आज जो सेंट्रल जज हैं लाहौर में, उन्होंने ये कहा है कि 14 तारीख को मैं ज़रूर फर्द जुर्म आयद करूंगा और उस दिन इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, हाजिरी शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगी। आज एक और चीज़ जो सामने आई, बड़ी एक जो परेशानी का बायस है हुकूमत के लिए, FIA ने जो आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी शहबाज शरीफ साहब की, उसे अपोज नहीं किया। यानी अब जो इदारे हैं, जो प्रोसिक्यूटिंग इदारे हैं, वो मुल्ज़मान की फेवर में जा रहे हैं। वो जो मुल्ज़मान के वकील आकर अदालतों में जो बात करते हैं उसको अपोज नहीं करते। तो यही मामला दूसरे तमाम मुल्ज़मान के हवाले से है कि उनको फेवर्स मिल रही हैं। लेकिन एक अदालत जो माजी में जहां से हमेशा शरीफ ख़ानदान को इंसाफ मिला और उनकी मर्जी और पसंद का इंसाफ मिला, वहां पर से ये हालत आ गई है कि मरियम नवाज को जो उनकी एप्लीकेशन थी, पासपोर्ट वो जो लेना चाहती थी सऊदी अरब जाने के लिए, वो दरख्वास्त वापस लेना पड़ी। 4 बेंचेस बने, तहलील हुए और कोई भी जज उनका केस सुनने के लिए तैयार नहीं। और जो वकला हजरात बताते हैं कि कोई भी शख्स जो है ये इस लायबिलिटी को उठाने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त लोगों में जो सेंटीमेंट है, सोशल मीडिया पर जो लोग बात कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े इज्तिमात हुए, उसकी हीट जो है वो महसूस की जा रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक फैसला भी सुनाया जिसमें उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि गवर्नर साहब हमजा शहबाज से हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, मैं तजवीज़ करता हूं, मैं प्रपोज करता हूं कि कल तक हल्फ ले लिया जाए हमजा शहबाज से। PTI जो है वो उसको चैलेंज कर रही है। कहाँ तक वो मामला है वो अज़हर सदीक साहब का इंतज़ार है, उनसे हम पूछेंगे कि क्या किस तरफ वो मामला वो सारे चल रहे हैं। दूसरी जानब आज इमरान खान साहब ने लाहौर में ये कहा है कि अब मुझे 20 लाख लोग वो तवक्को कर रहे हैं कि वो आएंगे और लॉन्ग मार्च में जाएंगे, हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन एक और खेल भी खेला जा रहा है और वो ये है कि इदारा शुमारियात, उन्होंने कहा है जी कि वो जुलाई में मरदमशुमारी का आगाज करेंगे और फिर कई महीने लगेंगे। तो 2023 जुलाई अगस्त से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रिपीट है उस चीज का जो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फैसला देना था, तो वो इलेक्शन कमीशन जो इस पूरे केस में पार्टी ही नहीं था, जो किसी भी हेयरिंग में जिसको बुलाया ही नहीं गया था, फैसले वाले दिन इनको बुला के पूछा गया कि क्या आप इलेक्शन करवा सकते हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन जिसकी ये आईनी जिम्मेदारी है कि जब भी जरूरत पड़े हालात के मुताबिक 60 डेज या ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शंस करवाने होते हैं, अदालत में ये कहा कि वो 7 माह तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, और जो कि आइन के खिलाफ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस नहीं लिया कि ये एक इदारा जिसका काम इलेक्शन करवाना है, ये माजूरी का इजहार कर रहा है। और उसने वो जो इलेक्शन कमीशन का बयान था, वो एक बड़ा, बहुत सारे वकला ये कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो सकते थे, तो वो फैसला कलअदम करार दिया। कुछ वकला का ये ख्याल है, बहरहाल कुछ का ये कहना है कि ये मामला कहीं और से ही सब कुछ हो रहा था। तो आज आगाज करते हैं अब के मरियम नवाज साहबा ने तो पासपोर्ट लेने की दरख्वास्त वापस ले ली है, वो अब नहीं जा रही सऊदी अरब बज़ाहिर। और क्या नवाब आ रहे हैं, क्योंकि ये पता चला है कि लंदन से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसहाक डार साहब को भी पासपोर्ट जारी हो गया है। हसन और हुसैन तो वैसे ही पाकिस्तानी नहीं है, उनके पास बरतानिया का पासपोर्ट होगा। तो सदीक साजिद साहब, इतलात क्या है आपके पास, खबरें क्या हैं?
बहुत शुक्रिया समी साहब। जो आपने शुरू में बात की बेंचेस की तब्दीली वाली, मेन वजह तो वही बनी है कि एक तो लोगों के अंदर और फिर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान थे जो कि इस बेंच में शामिल किए जाते रहे, बाज़ में उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर उसको सुनने से इनकार किया। वो कुछ रिलेशंस भी इस किस्म के निकल रहे थे, तो वो भी ज़ाहिर है अदलिया की आज़ादी और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का अपना भी एक जो होता है कि वो अपने वक़ार और इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, तो उस वजह से उनका एक इनकार जो है वो इस हवाले से सामने आया। फिर आज सुबह जो है वो इन्होंने फ़ैसला किया मरीम नवाज़ साहबा ने कि ये वो दरख्वास्त थी वो वापस ले लेंगी, तो वो दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली। इतला तो यही है कि उनके वापस लेने की वजह भी यही है कि शायद नवाज़ शरीफ अब नहीं आ रहे सऊदी अरब। जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है कि उनका कोई कन्फर्म नहीं है सऊदी अरब आना नवाज़ शरीफ का, तो इस वजह से मरीम नवाज़ भी नहीं जा रही। लेकिन उससे ज़्यादा बात यही है कि ये जो ख़ुद इतना प्रेशर हो गया था कि मरीम नवाज़ साहबा भी जा रही हैं और पासपोर्ट उन्होंने ज़मानत के तौर पर रखवाया हुआ था और उसकी वापसी के लिए फिर इस तरह बेंचेस का तब्दील होना, तो वो भी एक तरह का अवामी जो दबाव था सोशल मीडिया, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बातें हुई। जो इतना लंबा चौड़ा इंटराज था उसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तब्दील करना पड़ा। फिर कहा गया जी अब 13 लोग जो हैं जिसमें सिक्योरिटी स्टाफ और बाकी ये तो वो सरकारी वफद का हिस्सा होंगे, बाकी सारे जो हैं वो अपने ख़र्चे पर उम्रा जो है वो अदा करेंगे। वो तो बाद में तफसीलात सारी सामने आई जाएंगी, लेकिन ये एक दबाव तो था कि अभी भी मैं आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ तो कल 2 बजे परवाज़ है शहबाज शरीफ की, लेकिन उससे पहले अभी तक भी इतला के मुताबिक वो जो वफद है उसमें तब्दीलियाँ हो रही हैं। कोई नाम डाला जा रहा है, कोई नाम निकाला जा रहा है, ये जाएगा ये नहीं जाएगा, क्योंकि अमीर हैदर होती ने इनकार कर दिया आपके सामने ही है। उसने कहा जी मैं सरकारी उम्रा नहीं करता, अगर हम करेंगे तो हम अपने खर्चे पर रहेंगे। सरकारी उम्रा जो है सदीक साहब एक सवाल, हुकूमत ने ये कहा जी कि ये सरकारी पैसे पर नहीं लोग जा रहे, लेकिन जो ANP के रहनुमा हैं उन्होंने तो भांडा ही फोड़ दिया। और कुछ इस पे भी जरा तबसरा फरमा दीजिए कि बहुत सारे सहाफ़ियों को भी भेज दिया गया है, वो अपने खर्चों पर गए हैं बज़ाहिर, बाद में कोई रीएम्बर्समेंट का प्रोग्राम बनाया गया है। वो जो एक पुराना हेलीकॉप्टर ग्रुप था अब एक नया बोइंग ग्रुप के नाम से वजूद में आ गया। वो बोइंग तो स्टैंड बाई किया गया था वो, लेकिन जब वो चीज़ें मंजरे आप पे आई, आपने भी दिखाई, वो लेटर्स हमने भी दिखा दिए, तो उसके बाद कहा गया नहीं जी वो तो वैसे ही स्टैंड बाई रखा गया था, तो हम तो कमर्शियल परवाज़ के ज़रिए जा रहे हैं। तो वो तो उसकी उन्होंने ये ली। वो वाकई आपकी बात ठीक है, वो पुराना हेलीकॉप्टर जो ग्रुप है, हालांकि जो जितने मेरे समेत जितने भी, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा ख्वाहिशमंद था कि मुझे भी लेके जाते, मेरे समेत जितने और भी मुस्लिम लीग नून की बीट करने वाले रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स साल से जिन्होंने इनकी अपोजिशन को कवर किया, उनमें से कोई भी शामिल नहीं है। वो जो एक 6-7 लोगों का एक ग्रुप है जिसको आपने एक नाम भी दिया हेलीकॉप्टर ग्रुप, वो जो है वो पहुँच गया वहाँ पर। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वारदात यही होता है कि वो आप टिकट अपने खर्चे पे लेते हैं, वहाँ पे जो रहायश होती है वो तो सरकार की खाते में होती है, वो दे देते हैं। पाकिस्तान हाउस ठहर जाएं, किसी होटल में ठहर जाएं, या वफद ने जिसने वफद ने वहाँ पे जाके ठहरना है उसी के साथ ठहर जाएं, लेकिन वो आने जाने का जो टिकट है वीज़ा तो वैसे लगवा देते हैं। तो वो फिर बाद में रीइंबर्स PID के ज़रिए या इन्फॉर्मेशन, वो आपको पता है वो सीक्रेट फंड कहता है जी वैसे तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो वारदातें चलती हैं, वो उनके ज़रिए उनको वापसी। लेकिन वो जो बहुत सारी एजेंसीज के जो कमीशन है ना, उनमें से वो पैसे बार फैसलाबाद वाली बात होती है, पता भी किसी को नहीं चलता। ऐसे लगता है कि जैसे प्राइवेट खर्चे पे गए हैं, सरकार उनका खर्चा भी उठा लेती है। ये बड़े वारदाती हैं सदीक साजिद साहब, और हर तरह की वारदात करते हैं। वो इलेक्शन को रुकवाने के लिए भी अब क्योंकि एक बिहाइंड द सीन बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है, तो महकमा शुमारियात का बयान आ गया कि जनाब वो तो हम तो अभी मरदम शुमारी शुरू करेंगे, उसमें फिर कई महीने लगेंगे, तो जुलाई अगस्त 2023 से पहले इंतखाब हो ही नहीं सकता। तो ये तो वारदात के तो ये माहिर हैं। और जिस तरह ये पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त इलेक्शन कमिश्नर साहब चले गए थे और उन्होंने कहा जी हम तो तैयार ही नहीं है, तो ये तो वैसी वारदात तो हो रही है। जी समी साहब, ये इलेक्शन कमीशन भी अब मुझे लग रहा है कि शायद वो हम जो समझ रहे थे कि गैर जानबदारी की जो हम बातें कर रहे थे, पहले तो इन्होंने खुद कहा, उसके ऊपर अब सवाल उठना शुरू हो गया है। पहले इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो इन्होंने बयान भी दिया था जब ये सारा क्राइसिस चल रहा था हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, उसमें तो इन्होंने कहा था हमें 6 माह चाहिए, तो अक्टूबर तक इन्होंने कहा था हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इंतखाबात करवा सकते हैं।
अक्टूबर 2022 तक। वैसे अगर वो इमरान खान जो चाह रहा था वो तो ज़ाहिर है जून में हो जाने थे, अगर वो 90 दिन में भी होते तो इन्होंने कहा नहीं जी हमें 4 माह मज़ीद चाहिए। उसके ऊपर फिर वो आपके सामने जो उसके बाद हुआ। लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि आज इदारा शुमारियात ने ये बात कर दी है कि जुलाई में हम जो है मरदम शुमारी करेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट आते आते, क्योंकि हल्का बंदियाँ तो ऑलरेडी शुरू हैं। ये भी इलेक्शन कमीशन के इस बयान में भी अब तजाद है। पहले ये कह रहे थे कि हमें हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने में जो है वो इतना टाइम लगेगा कि हम अक्टूबर में कर लेंगे और अक्टूबर में हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में होंगे। अब ये एक नई इन्होंने ये बात बयान कर दी है कि हल्का बंदियों के बाद हम जुलाई में मर्दमशुमारी करेंगे। मतलब ये है कि वो ये सोच लेकर बैठ गए हैं कि वो जो बात शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में की थी कि हमारे पास 1.5 साल है, हमारी हुकूमत का वक्त 1.5 साल है, वो 1.5 साल इलेक्शन कमीशन अपने जेहन में समा के बैठ गया है कि 1.5 साल से पहले इलेक्शन नहीं होने। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही। अच्छा, मैं फखर रहमान आपकी इजाजत से मैं अजहर सदीक साहब की तरफ जाना चाहता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। एक तो ये इलेक्शन करवाने की जो बात है इस पर भी कमेंट मैं आपका लूंगा, लेकिन पहले एक तो भट्टी साहब का आज फैसला आया जिसमें उन्होंने प्रपोज किया, एडवाइस किया, क्योंकि वो डायरेक्शन तो आइन और कानून के मुताबिक नहीं दे सकते थे सदर को या गवर्नर को, लेकिन बाज लोगों का ख्याल है कि ये जो उन्होंने प्रपोज भी किया है इसकी भी आइन में गुंजाइश नहीं थी और आप कोई इसकी अपील कर रहे हैं। जरा हमें बताइए ताज़ा तरीन कि क्या सूरत हाल है, फिर हम शहबाज शरीफ साहब की फर्द जुर्म के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। 22 तारीख को पहला फैसला आया था 30 घंटे में, यानी सॉरी समात यानी दरखास्त आई 30 घंटे में फैसला हो गया। 21 को लगी और 22 को, फिर ये 26 को लगी और 26 ही को बेसिकली फैसला हो गया। वो तो सिर्फ आके सुनाना था, तो इसलिए मार्जिन थोड़ा सा दे लेते हैं, तो 24 घंटे में फैसला आ गया। आईनी प्रोविजन थी जिसकी इंटरप्रिटेशन थी, रिक्वायर थी। दोनों दफा सदर पाकिस्तान के बारे में लिख दी या सदर पाकिस्तान को तो नोटिस ही कोई नहीं किया। यानी आप सदर पाकिस्तान की गुफ्तगू सुने बगैर, उनका ओपिनियन लिए बगैर आर्टिकल 10A को तो रोन के रख दिया ना, वायलेशन कर दी ना, आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी है। फिर गवर्नर पंजाब को भी आपने, और पहली तो बात है कि ये दोनों दरखास्तें तो काबिल समात ही नहीं थी। ये मामले जितने थे ये पार्लियामेंट में हल होने थे। अगर इलेक्शन नहीं करवा रहे तो पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, वहां जाके बात करें, वहां जाके करारदाद लें। जो आपका अपना एक इदारा है, तो आप खुद क्या कर रहे हैं? ये रवायात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने डाली है। सबसे पहले से कौमी असम्बली का इलेक्शन चैलेंज किया, फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में जब मामला आया इलेक्शन करवाने के हवाले से, उस वक्त पिटीशन दायर की। ये तीसरी पिटीशन है इलेक्शन के हवाले से। फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 69 तो आप लोगों ने साइड पे फेंक दिया। जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के सामने है। तकलीफ बात यह है कि आइन का आर्टिकल 248 मौजूद है। आप तो किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं ले जा सकते सदर और गवर्नर के खिलाफ। आर्टिकल 48 में सदर के खिलाफ भी कोई भी एडवाइस हो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, और इसलिए तहफ़्फ़ुज़ दिया कि ये एक ऐसा होता है कि जो एक बाप का किरदार अदा करता है। अगर वफाक की सतह पर हो तो बाप का किरदार है, अगर सूबे की सतह पर हो तो यहाँ सूबे की सतह पर बाप का किरदार अदा करता है। हाई कोर्ट को यहाँ तक आज MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16-17 के करीब, उनकी तरफ से फरीक बनने की दरखास्त दी, उस पर एतराज लगा दिया और एक अहम सवाल उठाया कि ये ऐसा मामला जो लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था, जो बड़े बेंच को एक एक का मौक़िफ़ लेके, यानी आप जवाब तक दाखिल नहीं किए गए। यानी आप पैरावाइज कमेंट और रिपोर्ट तो दाखिल करवाए ना। वो 27A का नोटिस अपना अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल को, और अटॉर्नी जनरल जो इस दफा पेश हुए कल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनको सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी की थी। जो आपके वजीर कानून है, जो आपके लोग आ गए, अभी अटॉर्नी जनरल कोई नहीं है वहां पर। और जिस तरह वो अपना केस को प्लीड कर रहे थे, यानी एक तरफ सदर की तजलील में हालात और जिस तरह के रिमार्क्स जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने दिए, वो भी काबिल तकलीफ है। हम कोर्ट में सुनते रहे, हिम्मत से सुनते रहे कि तौहीन अदालत नहीं करनी है, लेकिन आप ये एहतजाज तो रजिस्टर्ड होना है, तारीख का हिस्सा बनना है। समी साहब, यहाँ इस इलेक्शन को एक सेंसिटिव या फौकियत हासिल है, ये चैलेंज नहीं हो सकता, ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पर आप गवर्नर ने जब ये हालात देखे, यानी हाई कोर्ट ये गए
और हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो कहा कि 16 फरवरी को जब 16 अप्रैल को जब इलेक्शन कराने हैं, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। अच्छा वो कैसे हुए? साथ आईजी आए हुए थे, चीफ सेक्रेटरी आए हुए थे, कहा गया कि बाहर के लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी को बताया गया बाहर बाढ़ है, अंदर जाने कोई नहीं दे रहा, तो बाहर की सिक्योरिटी फराहम कर दी। सार्जेंट आप अंदर होते हैं, डिप्टी स्पीकर जो है वो पीटीआई से भगोड़े हुए हैं, और वही ऑपरेशन चेंज रजीम वाली है, उसी का दूसरा बी पार्ट यहाँ पर है कि आप बंदे तोड़ के करोड़ों रुपया खर्च करके होटलों में रख रहे हैं, खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हमारी हाईकोर्ट को नजर नहीं आया है शायद, और बताने की कोई होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है अपना गवर्नर के पास ये रिपोर्ट मंगाई है, हुआ क्या है? उस रिपोर्ट में क्या आया कि जनाब 200 बंदे डाले गए असेंबली के अंदर, जहां पर और इलेक्शन जो हुआ गैलरी में बैठकर हुआ। जो अपोजिशन के जो मौजूदा हुकूमत वक्त के थे उनके बंदों को दरवाजा बंद कर दिया गया, वोट डालने का राइट नहीं दिया गया, और जितनी पुलिस यहाँ आई वो पंजाब प्रिविलेज एक्ट वायलेट किया गया। 2 एमपीए की तरफ से बकायदा नोटिस दिया गया डिप्टी स्पीकर को, अभी तक जवाब उनका कोई नहीं आया कि भाई बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। और गवर्नर ने क्या किया? गवर्नर ने तो आई नहीं पोजीशन अपना। सदीक साहब एक और यहाँ पर अजहर साहब एक और बात, एक सवाल में ये भी साथ में शामिल कर लें। आज आईजी ने भी दरखास्त दे दी और भट्टी साहब ने कल बुला लिया स्पीकर असेंबली को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी कि वो उन्होंने कहा जी कि हमने तो अदालत के कहने पर वो सारी दरखास्त दी थी। तो ये मामला भी, अब ये सारे जो असेंबली के मामले हैं ये अदालत तय करेगी सारा कुछ। देखिए यही तो एक तकलीफ दे बात है, और बड़ी तकलीफ दे बात इस कॉन्टेक्स्ट में है। अब बड़ी तकलीफ दे बात इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आर्टिकल 66 है जो प्रिविलेज देता है। आप हैरान होंगे, आम आदमी के बताता चलूं कि उसका इस्तेहकाक है, और अगर इस्तेहकाक इस असेंबली का मजरू होगा तो सजा है। एक अदालत के तौर पर इख्तियार काम करते हैं, और आर्टिकल 69 कहता है ये प्रोसीडिंग किसी जगह भी चैलेंज नहीं होगी। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर लिखा है, हम ऐसी कोई बात कर नहीं रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? अब ये वाला जो मामला है, जब इस्तेहकाक तोड़ा गया, बिस्मा अमजद जो है वो बैठी हुई है, बड़ी तकलीफ में, जिंदगी और मौत की हया में मुब्तला है, और कई लोगों को रोंदा गया। यहाँ पर परवेज राय का बाजू आपने देखा कि शदीद ज़रबे आई, कई लोग स्टैम्पीड में नीचे आ गए। क्या किया? कुछ नहीं किया। और वो जो आईजी आ गए, आईजी को भी सोचना चाहिए, उसे रूल्स पढ़ने चाहिए ना। एक बंदा बुला ले, अजहर सदीक बुला ले, मेरे घर में घुसा हो, तो पुलिस घुस जाएगी, पुलिस जाकर डंडे मारना शुरू कर देगी। हाँ, ये इजाजत नहीं दी जा सकती। यहाँ क्या हुआ कि आईजी साहब ने वो बंदे बुला के, कितने बंदे, डॉल्फिन फोर्स, मुजाहिद फोर्स, एंटी रेड, आपने देखा नहीं टीवी के कैमरों के हमारे पास सबूत मौजूद है वहां। अब बाकायदा एक तहरीके इस्तेहकाक मूव हुई कि तकद्दुस पर अमली हुई है, उस पर इंक्वायरी हुई। अब क्या सिर्फ आईजी से रिकॉर्ड मांगा था ना कि आपको किसने कह दिया? डिप्टी स्पीकर का तो इख्तियार ही कोई नहीं था। डिप्टी स्पीकर तो इलेक्शन कराने आया था, वो आके सारे स्पीकर के इख्तियार तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, जो कि स्पीकर मौजूद है। अगर वो ना होते तो फिर ये तो सिर्फ इलेक्शन के पर्पस के लिए, जो कि वो उम्मीदवार थे इसलिए। और जब ये सारी चीजें उनसे मांगी गई, बजाय जवाब देने के, मैंने तो कहा ये दे आर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ डिप्टी स्पीकर, और ये सारे मिले हुए हैं आपस में, पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा बैठकर काम किया है। अदालत ने सुबह के लिए जो स्पीकर जो सेक्रेटरी सूबाई असेंबली है उनको बुलाया, इस प्रिविलेज मूव का रिकॉर्ड लाने को कहा, और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है अदालत के सामने। और ये आइन के आर्टिकल 66 के तहत ये दरखास्त तो वैसे ही काबिल समाअत नहीं है। आर्टिकल 69 के तहत दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 63 का आपके सामने पता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो कहाँ पड़ा हुआ है, अभी तक वो फैसला कोई नहीं हो सका। ये जो 26 के वोट है, 26 के वोट तो अगर ये पढ़ भी जाए तो ये तो काउंट नहीं होने थे। ये काउंट ना हो तो वजीर आला शहबाज हमजा तो बन वैसे नहीं सकता। 6 तारीख के लिए रखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन है, और 6 तारीख को उसको कोई मिसाके जमहूरियत, आपको याद होगा, आपको मिसाके जमहूरियत बड़ा कवरेज आपने की थी, रजा रबानी वगैरह ये सारे वहां पर मौजूद थे। बहरहाल मैं आपकी जो सारी जो गुफ्तगू है, ये मैं अजहर साहब यहाँ पे आपको रोकूंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो सारा मामला है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। हम वक्फे से वापस आते हैं तो मैं फ़खर रहमान से भी पूछूंगा कि अब तो FIA जो है वो भी अपोज नहीं कर रही, और ये जो प्रोसिक्यूटिंग इदारे हैं वो सारे के सारे मामलात को जो मुल्ज़मान हैं उनके हक में पेश कर रहे हैं। तो फिर सजा किसको होगी? और ये सजा जजा का अमल जो है, अब इसकी क्या फिर अहमियत रह गई है? लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। अजहर सदीक साहब से हम बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी तरफ दोबारा आता हूं। बीच में एक और जो इशू है, फ़खर रहमान साहब, आपको मैं चाहता हूं कि ये जो आज लाहौर में सेंट्रल जज ने जो फैसला दिया है, स्पेशल जज ने, एजाज अवान साहब ने, उन्होंने तो उसमें कहा है कि FIA ने अपोज ही नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जी मैं तो काबीना के इजलास की सदारत कर रहा हूं, तो FIA तो अब अपोज ही नहीं कर रही। FIA तो मुल्जमान के साथ मिल गई है। तो ये जो इतने लोग जो मुल्जम हैं, प्रोसिक्यूटिंग अगर इदारे अब मुल्जमान के साथ मिल जाएंगे तो फिर सजा जजा, तो वो जो लोग कहते थे कि ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए था, हमारी फौज को ये सोचना चाहिए था कि जिन लोगों को बिठाया जा रहा है यहाँ पर, उनके ऊपर इतने चार्जेस हैं और आते ही सबसे पहले ये अपने खिलाफ मुकदमात खत्म करेंगे, तो ये तो वही हो रहा है। फ़खर रहमान जी, समीर साहब बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, इस मुल्क में पिछले कई दिनों से जिसकी लाठी उसकी भैंस और जंगल का कानून जो है वो नाफिज है, और ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क ऐसा है जहाँ पे किसी शख्स के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी हो और वो ज़मानत के ऊपर और वो वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर जो है वो तैनात हो जाए। तो आज जो लाहौर में जो मामला ज़ेर समाअत था, उसके अंदर FIA ने बिल्कुल कोई अपोज़ नहीं किया कि क्यों नहीं आज फ़र्द जुर्म आयद की जा रही, वो खामोश रहे। बल्कि ये भी आर्गूमेंट दिया गया कि जी वो तैयारी नहीं थी, मैं तैयारी करके नहीं आया, प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये बात की गई। और इसी तरह से जब अदालत को ये कहा जाएगा कि जी वो वज़ीर आज़म जो हैं वो बन चुके हैं, तो ये एक तरह से अदालत के ऊपर अपना असर रसूख डालने की कोशिश ही की जा रही है ना। क्या अदालत जो है वो अगली तारीख डाल देती है, और फिर जैसे मेरी इस समाअत के बाद जो थी वो शहबाज शरीफ साहब के एक करीबी जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मेरी बात हुई, और उनका कहना ये था कि जो अगली समाअत होगी उसके ऊपर भी कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, बल्कि ये मुकदमा ही जो है ये अब ख़त्म होने जा रहा है। मैंने कहा ये क्या आप बात कह रहे हैं? तो उनका कहना ये था कि जो इस केस के अंदर डॉट्स हैं वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की बरीयत का सफ़र जो है, ये इसमें अदालती जो चक्कर जो कट रहे थे, इससे वो अब आगे की तरफ प्लानिंग कर चुके हैं। तो अब सूरत हाल यही लग रही है। और ये जो आपने 9 अप्रैल के बाद जो आवाम का जो रद्द-ए-अमल जो आपने ज़िक्र किया था, ये वो एहतजाज है, ये वो इनकलाब है जिन पुलिस के ख़िलाफ़, पुलिस की कारकर्दगी के ख़िलाफ़, बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़ और हमारे जो अदालती इदारे हैं उनके हवाले से ये अवाम की एक रद्द-ए-अमल है। और ये जितना जल्दी इसको समझ लिया जाए ये समझ लें, क्योंकि आगे जो टाइम आने जा रहा है, क्योंकि अवाम जो है 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा इस वक्त बदज़न है। एक, उनको वो चाहते हैं कि पुलिस के अंदर कोई रिफॉर्म्स की जाएँ, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए, और जो ये बड़े लोग हैं जो पैसों की बुनियाद के ऊपर, जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा का भी एक बयान आया कि जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे हैं वो इसी तरह से जो है मामलात को तय कर लेता है। तो अब आप देखें कि ये सारा मामला जो है ये वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ गया, और आवाम को अब ये बिल्कुल शक व शुबा है ही नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, और किस तरह से बड़े बड़े डाकू जो हैं वो आराम से, उनके मुकदमे भी नहीं सुने जाते, उनको बेल्स भी मिल रही हैं, एक ज़मानत के ऊपर हुकूमत चल रही है, ज़मानत के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म चल रहा है, और फिर वो उम्रे के लिए जा रहे हैं। आप मुझे ये पहले बताएँ कि उम्रे के लिए जाने के लिए तो ज़रूरी है कि आपके ऊपर ये दाग ही ना हो, आप साफ़ सुथरे होकर जाएँ। जब नमाज आप वज़ू करके पढ़ते हैं तो आपके ऊपर तो इतना बड़ा एक इल्ज़ाम है कि आप ज़मानत के ऊपर बाहर आए हुए हैं और आप वहाँ पे रमज़ान शरीफ में जो है वो उम्रा करने जा रहे हैं। कौन से गुनाह बख्शवाने जा रहे हैं, बल्कि और गुनाह करने के लिए आप जा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें फ़खर ये आपकी बात बड़ी ठीक है। अजहर सदीक साहब, 2 चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन मैं एक जो है मैं सदीक साजिद से लूँगा और एक आपसे। लाहौर हाई कोर्ट मशहूर है कि इंसाफ मिलता है शरीफों को, छुट्टी वाले दिन भी मिलता है, लेकिन अभी कोई जज नहीं बैठ रहा, अभी कोई बेंच नहीं मिल रहा, और मरियम साहबा को वो दरख्वास्त अपनी वापस लेनी पड़ी है। ये तो कोई इनकलाब है, ये कोई तब्दीली वहां पर भी आ रही है, प्रेशर। इसका मतलब है वो जो लोग सड़कों पर, जिन्हें कीड़े मकोड़ा समझा जाता था, वो जो सड़कों पर निकले हैं पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने बताया इन इक़्तिदार के अवानों को कि हम मौजूद हैं, तो उसकी हीट ये इक़्तिदार के अवान, ये अदालतें ये ले रही हैं।
समी साहब, सच सुनना है तो मैं बता देता हूं आपको कि ये आपका प्रेशर है, ये आपका प्रेशर है और अवाम की वजह से कि कोई जज, अब ये नहीं देखे ना, ये पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, उन्हें नजर आ रहा है ये सारा जो कुछ है ना, और बजाय ये कि हुकूमत की किताबों में बुरे अल्फाज में याद रखने के उन्होंने मुनासिब समझा कि बेंच से, ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, तो बेंच से अलहदा हो जाए। पहला बेंच जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक, फिर जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस फारूक हैदर, फिर जस्टिस अली बाकर नजफी, फिर जस्टिस असद जावेद गुरवाल। असद जावेद गुरवाल वही हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के अगेंस्ट जब स्प्लिट डिसीजन आ गया था, डाइसेंटिंग व्यू आ गए थे, वो आपको याद होगा 2 दिन फैसला नहीं आया था, खड़े होने वाले आदमी हैं। अब ये मामला जब यहाँ आया, अब ये बेंच वही है, ये बेंच वो है कि जिसने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। मैं इसलिए बताने लगा हूँ आपको, तो ये पब्लिक प्रेशर इतना है कि स्टेज पे अगर इनको भी बाहर जाने दे देते तो क्या होना था कि वो तो पहले 50 रुपए का स्टैम्प पेपर मामला नहीं काबू आता, तो ये क्या होना था, ये तो फिर यहाँ तो यानी इनको इजाजत नहीं मिलनी थी, फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जानी थी। तो इन्हें मुनासिब समझा कि हम क्या करें, हम दरखास्त ही वापस लेने बजाय ये। और दूसरी बात, आपकी बात से 100% इत्तेफाक है कि बहुत तेजी से बेंच तब्दील होते हुए दिनों के अंदर ये मामला तय हो गया। ये आम बंदे के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये जो इन्होंने जो सेंट्रल जज हैं एजाज हसन अवान साहब, इन्होंने कहा जी मैं 14 को हर हालत में फर्द जुर्म आयद करूंगा, और ये FIA भी अपोज नहीं कर रही इसको। तो ये मुझे बताइए, फर्द जुर्म आयद होगी या जज बदल जाएगा? माजी में हमने देखा है ऐसे वाकयात हुए। आपको अंदाजा नहीं है, एक हमारे इस वक्त जो है ना वो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, उन पे मनशियात का केस है। 28 सालों से उन्होंने देखे मैनेज कैसे किया, उन्होंने वकील अच्छे रखे हुए, उनके जज बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। आज वजारत दाखिला में बैठ गए हैं, वजारत दाखिला के नीचे FIA है, FIA का DG बहुत ताल्लुक वाला, मैं वक्त से पहले बताता हूँ, मैं तो जानता हूँ सारी कई चीजों को यहाँ बैठ के। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ FIA कोई शहबाज शरीफ को सजा दिलाने में इंटरेस्टेड होगी इस वक्त? इसको तो FIA का मुलाजम है, FIA तो मौजूदा हुकूमत की मुलाजम है इस वक्त, वो तो फैसिलिटेट करेंगे, वो तो चाहेंगे ये बरी हो जाए और ये उसके लिए हालात पैदा किए जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा, आपको यहाँ ये तो सिर्फ हमें बताया जा रहा ना कि फर्द जुर्म के हवाले से कितनी दफा ये इस केसों में पेश हुआ है, नैब के केसों में किस तरह पेश हुआ है, एग्जामिशन उनकी कितनी है, डे टू डे ट्रायल चल रही है। एक वजीर आजम जो है उसके ऊपर नैब में चल रही है और FIA में चल रहे हैं। इतने मुकदमा देख के तो वैसे डूबने का मुकाम था, वजारत उज़्मा लेने के बजाय घर बैठते। और यहाँ अब क्या होगा, अब ये ट्रायल नहीं चलेगा। मैं एक खत लिख रहा हूँ और मैं सारी तफसीलात मांग रहा हूँ इनकी, और मैं कोर्ट में जा रहा हूँ कि इन सबको ट्रायल फेस करें, इन्हें कहें आके डे टू डे ट्रायल चलाएं और ट्रायल खत्म करें। हुकूमत चलाते रहे अपनी जगह। अच्छा, ये जो भट्टी साहब का, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, अजहर सदीक साहब, भट्टी साहब का जो फैसला है गवर्नर पंजाब के हवाले से, सदर पाकिस्तान के हवाले से, उसको भी आप चैलेंज कर दिया, आपने चैलेंज कर रहे हैं? अच्छा देखिए, यहाँ फरीक बनने की दरखास्त दी थी 17 MPS की तरफ से, उस पर एतराज लगा। लार्जर बैंक का कहा, कहते हैं मेंटेनेबल नहीं है। उसमें इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा रही है दोनों फैसलों में, एक 20 अप्रैल के फैसले में, 22 अप्रैल के फैसले में, और जो आया था 36 घंटे में, और एक ये 27 अप्रैल के फैसले में जो 24 घंटे में आया था। तो हमने कोशिश की थी कि आज हम दरखास्तें दायर कर सके, लेकिन वो दफ्तर बंद था जी। हमारी तो वो एक्सेस नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं ना, हम कोई बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं कि जो हमारे लिए 12 बजे। कमाल है, आप दफ्तर बंद कर, यहाँ पे तो छुट्टी वाले दिन दफ्तर खुल जाते हैं अजहर सदीक साहब। रात को 12 बजे लाइट ना भी हो तो लालटेन लगा कर अदालतें लग जाती हैं क्योंकि इंसाफ जो है वो कहते हैं कि 24 घंटे अदालतें लगती हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, आप मेरे साथ ही रहिए सारे। एक वक्त अजहर साहब एक वक्फा चाहिए, और जब वापस आते हैं आपसे भी पूछेंगे, और मैं सदीक साजिद साहब से ये पूछूंगा कि वहां पर तो सऊदी अरब से तो खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि शहबाज साहब को अलहदगी में उम्रा कराया जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है और कोई नहीं जानता कि वो पाकिस्तानी अगर शहबाज साहब को अपने इस पूरे डेलीगेशन के साथ देखें, मौलाना फजलुर रहमान को, तो वहां जहां इबादत होती है कहीं डीजल की सदाएं ना गूंज उठे। ये हम ब्रेक से वापसी पर ये सब कुछ गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अजहर सदीक हमारे साथ हैं, फखर रहमान हमारे साथ हैं, सदीक साजिद हमारे साथ हैं। बात हो रही है सियासत की, और जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले अजहर सदीक साहब कह रहे थे कि हमारे कहने पर छुट्टी थी, अदालतें बंद हो गई थी। तो मैं उनसे कह रहा था कि यहाँ पर तो अदालतें हमेशा खुलती हैं, क्योंकि जज साहबान कहते हैं कि हम तो 24 घंटे बैठे हैं फैसला करने के लिए और इंसाफ देने के लिए। तो अजहर सदीक साहब, कमाल की बात है, आप कह रहे हैं कि आपके लिए अदालतों की छुट्टी हो गई थी। मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन सदीक साजिद साहब जरा ये बयान फरमाइए। जी अजहर साहब, एक बात कर दूं। आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से मामला चल रहा है, और आपने देखा कि अपना तहरीक अदम एतमाद के रूलिंग के हवाले से चंद दिनों में फैसला हो गया। आईनी दरखास्त भी एक चल रही है। मैंने भी एक आईनी दरखास्त दायर की थी कि सूबा पंजाब के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वफाक में क्या कुछ हो रहा है, कमाल। और उस पर सर एतराज़ लगा दिया गया कि जनाब ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं, ऑलरेडी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आने तो दे मौका। इंसाफ के लिए दरवाजे तो नहीं बंद होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि सिलेक्टेड लोगों का, यानी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन को ज्यादा तमगे लगे हुए हैं। हम भी वकील हैं, यानी हमारे भी एक्सेस हो। अजहर सदीक साहब आप देखें, अजहर सदीक साहब, एक चीज ये जो कुछ हो रहा है, हर चीज एक्सपोज हो रही है, और आपने फिर उसका नतीजा भी देखा कि जब इतनी ज्यादा एक्सपोज हो जाए, जब लोगों को पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो फिर 4-4 बेंचेस 5-5 बेंचेस भी बन जाएं, तो पासपोर्ट की लेने की दरखास्त आपको वापस लेनी पड़ती है। तो परेशान ना हो, छुट्टी भी हो गई है, कोई बात नहीं। ये जो खल्क़े खुदा है ये देख रही है, और वो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क़ और नकारा खुदा समझो, तो वो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अभी इमरान खान ने जो ऐलान किया है, मैं फ़खर रहमान से ये पूछूंगा कि 20 लाख लोग लेके जाऊंगा और इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन इससे पहले सदीक साजिद, ये बयान फरमाइए कि ये जो हमजा शहबाज साहब, ये शहबाज शरीफ साहब की जो परेशानी है कि वहाँ पर अगर कोई नारे इस किस्म के लग गए जैसे हमेशा लगते हैं, उस सुबकी से बचने के लिए सऊदी से कहा जा रहा है कि जनाब हमें स्पेशल सिक्योरिटी दें, कुछ नून लीग के लोगों को भी जो वहाँ पर हैं उनको बुलाने की कोशिश की जा रही है। क्या व्हाट आर यू हेयरिंग? जी ये दुरुस्त है आपकी बात, और ये रात के किसी पहर में ही जो है वो उम्रा कराया जाएगा जब क्राउड जो है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि इनके साथ मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे और बाकी अख्तर मैंगल, बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि ये 11-13 रुकनी जो इत्तेहादी हुकूमत है, तो वो उनके जो सरबराहान हैं उसमें से 8-9 तो सरबराहों में से जा रहे, कुछ नहीं भी जा रहे। तो ये है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नून लीग के लोग भी, उनको भी कहा गया कि वो भी जितनी तादाद में वहाँ पर पहुँचे, लेकिन ये इसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर तो 24 घंटे अल्लाह के घर में जो है वो इबादत होती रहती है, लोग उम्रा की, आजकल तो वैसे भी रमज़ानुल मुबारक है, तो किसी पैर किसको आप रोकेंगे और किसको जो है आप इजाज़त जो है वो नहीं देंगे, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि जो है वो कम से कम नारे लगें और आवाज़ें हम तक ना पहुँचे। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, ये काम तो हो ही जाना है। और वहाँ पे फिर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, आपको पता है उनका जो वो रुझान वो ज़्यादातर तहरीक इंसाफ की जानब है। वो यहाँ पे अगर इमरान खान तपा हुआ तो उधर वो बड़ा रुझान हो गया है उनका। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा फ़खर रहमान, इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि अब मैं 20 लाख लोग लेके जाऊंगा धरना और इलेक्शंस के लिए। तो उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन के सामने भी बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ, हर तरफ, हर शहर में, हर जिले हेडक्वार्टर में बड़ा एक भरपूर एहतजाज था। तो अब क्या लगता है आपको कि ये जो भी शुमारियात कह रहा है इलेक्शन कमीशन, अदालतें, और एक तरफ इमरान जिस तरह चीज़ों को लेके जा रहा है, आपकी जो क्या आपका तज्जिया क्या है, क्या आप बताते हैं? व्हाट आर यू हियरिंग फ्रॉम PML एंड फ्रॉम PTI? देखिए समी साहब, अर्ली इलेक्शन एक सेपरेट इशू है और जो मरदमशुमारी है वो एक अलग इशू है। इस वक्त PTI का जो मुतालबा है, इमरान खान का जो मुतालबा है वो ये है कि अर्ली इलेक्शन जो है उसकी डेट दी जाए। वो अर्ली इलेक्शन जो के लिए जो जैसे उन्होंने शुरू में कहा था कि वो ये जो अमरीकी मंसूबा था रेजीम चेंज करने वाला, वो ये कहते मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा, मैं इस हुकूमत को नहीं चलने दूंगा। तो यकीनी तौर पर आप देखेंगे कि ईद के बाद मुल्क गिर जो है वो एक भरपूर तरीके से इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च जो है वो करने का इरादा रखते हैं और साथ में धरने का भी उनका प्लान है। तो ये तो जो 20 लाख का फिगर वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में जिस तरह से जो उनको आपने देखा जलसों में जो रिस्पांस मिला है,
तो ये इससे भी कई बड़ा फिगर हो सकता है और ये पूरे मुल्क के अंदर जो है ये धरने की शक्ल इख्तियार की जा सकती है, पूरा मुल्क लैंड लॉक हो सकता है। ये बाकायदा आपको मई के मिडल में या 20 मई तक जो है ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बड़ी शिद्दत के साथ नजर आएंगी और सियासी माहौल काफ़ी जबरदस्त। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फ़खर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है थोड़ा और मेहमान सारे ही बड़े फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। अजहर सदीक साहब, कल एक वोट भी हो रहा है पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर साहब के अदम इत्मीद, तो ये सीक्रेट बैलेटिंग होगी और इसमें अगर डिप्टी स्पीकर साहब उड़ जाते हैं, आपको क्या वहां पर, आप लाहौर में हैं, वाइब्स क्या है आपके पास? देखें, डिप्टी स्पीकर का रवैया ऐसा रहा है कि तस्हीक अमेज और जिस तरह उन्होंने काम चलाया है और बिगड़े हुए लाडले बच्चे की तरह, तो मैं तो नहीं देख रहा कि डिप्टी स्पीकर बच जाएं इस सारे मामले में। यकीनन सीक्रेट बैलेट होगा, लेकिन वो जो डील थी ना वो ऑपरेशन चेंज रजीम की थी। वो वज़ीर आज़म साहब को तब्दील करना चाहते थे और पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाहते थे, और उस हद तक तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ऐसे हालात और वाक़यात कोई मौजज़ा हो जाए। लेकिन मैं जो है ना दोस्त मिज़ारी साहब को यहाँ से जाता हुआ देख रहा हूँ। अगला जो डिप्टी सेक्रेटरी आना है, चले ये अब ठीक है, आपका एनालिसिस आ गया, लेकिन सदीक साजिद साहब मुस्लिम लीग नून को कवर कर रहे हैं, पूरी उन पे नजर है उनके मामलात पे। तो ये डिप्टी स्पीकर को मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी या ये अब वो जाते हैं तो जाएं, नहीं रोकेगी उसको अजहर अपना सदीक साजिद साहब? जी, जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक तो भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगी उनको, और ना सिर्फ उनको सपोर्ट करेगी बल्कि उनको कामयाब करवा के वो कह रहे जी अगले हमारे स्पीकर के उम्मीदवार भी यही होंगे। वो तो यहाँ तक सोच कर बैठे हुए हैं और इसके पीछे बाकी जो, क्योंकि इनके जो फैमिली, लेकिन एक सेकंड है, ये बड़ी ये एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस पे राजी है? वो तो हसन मुर्तजा का नाम दे रहे थे स्पीकर के लिए। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी नून लीग का कहना है कि उनको भी इस सारे मामले पे एतमाद में लिया गया है और यही इतलात है, क्योंकि इनकी जो फैमिलीज़ हैं, जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी की, उनके साथ कुछ MNAs की, MPs की जो टिकट्स के जो वादे किए गए थे, जिसकी बना पर ये PTI छोड़कर नून लीग की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। तो अब वो सुना है कि जो उन्होंने मार खाई है वो डिप्टी स्पीकर होते हुए, जो उनके बाल वगैरह नोचे गए उस दिन, तो उसके एतराफ़ में अब कहा जा रहा है कि नून लीग के लोग हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे ये स्पीकर के भी उम्मीदवार हूँ और कल हम इनको बचाने की वो करें जी पूरी कोशिश करेंगे कि डिप्टी स्पीकर का जो इनके खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो नाकाम हो जाए। ये नून लीग का मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो आपने कहा कि मोहब्बत की वजह बाल नोचना है, लेकिन फ़खर रहमान बहुत सारी तस्वीरें भी चल रही हैं मुख्तलिफ MPs के साथ और बहुत शीरो शकर हैं, बड़ी आपस में मोहब्बत है, कुर्बतदारी है। ये सिर्फ बाल नोचने वाली बात तो नहीं है फ़खर रहमान, और भी तो कुछ मुहर्रकात और भी तो कुछ चीज़ें हैं ना? जी हाँ, पुरानी है सर। बिल्कुल सदीक साजिद साहब की जो पॉलिटिकल असेसमेंट है वो आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ ही कवर्स एंड माशाल्लाह वेरी। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो जैसे इमरान खान ने अपने लाहौर के जलसे में कहा था मीनार पाकिस्तान पे कि गलती को सुधार लें, तो कुछ हमें इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं जिसमें जो गलती हुई है उसको अब मज़ीद आगे ना जाया जाए और उसको सुधारा जाए, ताकि कुछ जो है ना डैमेज कंट्रोल जो है वो हो जाए, और अगर कुछ थोड़ी बहुत इज़्ज़त बाकी है तो उसको भी बचा लिया जाए। तो ये मुझे लगता है ऐसा है कि शायद जो है ना इस सूरत हाल में मामलात जो हैं वो मज़ारी साहब के हक़ में ना जाएँ, उनके अगेंस्ट ही चले जाएँ। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद साहब, अजहर सदीक साहब और फ़खर रहमान साहब। वक्त कम, हमारा बातें और भी बहुत थी। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह तजिया में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।